बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम टीवी। आज हम बात करेंगे ज़िला गेज़र और गिलगित बल्तिस्तान की एक सियासी मंजरनामे पे, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के जो सीनियर रहनुमा भी है और साबिक सदर लेबर विंग नदीम रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला गेज़र के साबिक जनरल सेक्रेटरी बख्तावर शाह साहब मौजूद है। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ जो है नदीम साहब से करना चाहेंगे। नदीम साहब, पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम, और बख्तावर शाह साहब को भी। नदीम साहब, आप ये बताएं कि गिलगित चतराल एक्सप्रेस वे, और जिसको आप रूट भी कह सकते हैं, तो अभी तक क्लियर नहीं है कुछ लोग, इसका जो प्रोग्रेस है वो किस हद तक पहुंच गई है, और इस मंसूबे पर जो काम है वो कब शुरू होगा? हमारे रहीम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मेहरबानी, आपका और आपकी पूरी टीम प्राइम टीवी का, आपने हमें मदऊ किया। पहली बात यह है जावेद साहब, हमारा जो गिलगित चतराल रोड एक्सप्रेस वे जो मंसूबा है वो आपको पता है, आप माशाल्लाह से एक सीनियर साफ़ी है। टेंडर के मराइल से गुजरने के बाद वो टेंडर भी हो चुका है। आपको पता है जैसे RDC एक कंपनी है, उसके थ्रू उसको ये टेंडर मिला है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम तो तवक्को कर रहे हैं मार्च अप्रैल तक इस पे बिल्कुल काम शुरू होगा। और जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, ज़िला गेज़र के जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है कंपनसेशन के हवाले से, इंशाल्लाह हम दूर करने की कोशिश करेंगे। NHA के साथ मिल के सुन रहे आवाम की शिकायत आ रही है, बिल्कुल मौसूल हो रही है हमें। इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आवाम को खुशखबरी मिलेगी इस रोड के हवाले से। बिल्कुल इसमें काम शुरू होने जा रहा है, मार्च तक इंशाल्लाह इसमें काम शुरू होगा। नदीम साहब, आपने कहा कि मार्च तक रोड का काम बाकायदा तौर पे शुरू होगा। अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि ये मंसूबा गिलगित बल्तिस्तान नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए एक अहमियत का हामिल एक मंसूबा है। लेकिन पिछले दिनों बख्तावर साहब, आपकी पार्टी के कुछ जो सीनियर जो आपके जो अहदेदारान हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई यहाँ पे घाघूच में, और उसमें गिलगित जो चतराल एक्सप्रेस वे है उसके हवाले से काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर लिया गया। तो क्या मकसद है आपका? आप क्या चाहते हैं कि इस रोड को किस तरह बनना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज हमें मदऊ करने पर प्राइम टीवी चैनल का मैं मशकूर हूँ कि हम चाह रहे थे कि दुनिया के साथ, या आजकल मीडिया ऐसी चीज़ है जो आपकी ख़बर को पहुंचाने में पहले हम बहुत मुश्किलात से गुज़र रहे थे, दुश्वारी से गुज़र रहे थे। आजकल हर इलाके में ऐसे चैनल पैदा हो गए हैं जो हमारी मैसेज को एक आसानी से पब्लिक तक पहुंचाने में एक ज़रिया बनाए हैं। आज उसकी इफ्तिताह भी हो गई। इफ्तिताही तकरीब में हमें बुलाने पर मैं प्राइम टीवी चैनल के हिदायत साहब और उसकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। जावेद भाई, देखिए, ये गिलगित बल्तिस्तान में आज से पहले भी हुकूमतें आई है, हर हुकूमत अपने दौर में वो काम करती रही है, मगर एक्सप्रेस वे का काम ये है तकरीबन ये 15-20 साल से एक मंसूबा चल रहा था। अभी आकर ये मैच्योर हुआ है, उसकी टेंडर भी हो गई है। अभी एक्सप्रेस वे जो गेज़र से गुज़र रहा है उसके सर्वे भी हो रहा है। खुशाइन बात है। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं जब तक किसी इलाके में रोड न हो वहाँ पे तरक्की नहीं होती है। आज हमजा तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ रोड है। जब तक रोड नहीं बनेगा उसी रोड के मुताबिक तरक्की आती जाती है। और कल ही हमारी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी, उसमें ये तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अच्छे भी हैं। उसमें सबसे बड़ी जो वो रुकावट है इस वक्त गेज़र में सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से या ज़िली इंतज़ामिया डिपार्टमेंट की तरफ से ये वाज़ा नहीं कर रहे हैं कि इस वक्त हमारी कंपनसेशन कितनी देंगे, कंपनसेशन कितनी आएगी। अब यहाँ पे प्राइवेट रेट आपको भी पता है गाकुश में तकरीबन 60 लाख पर कनाल क्रॉस कर चुका है रेजिडेंटल एरिया में। कमर्शियल में तो तकरीबन करोड़ों का है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बेघर हो रहे हैं
ان کو وقتی طور پہ اگر کمپنسیشن نہ ملے، سمجھ لو کہ ابھی جو ریٹ ہمارے پاس چل رہی ہے وہ تقریباً کوئی 28 لاکھ یا 26 لاکھ کے حساب سے وہ کمپنسیشن پیڈ کر رہے ہیں۔ باہر ان کو زمینیں ملیں گی 60 لاکھ 70 لاکھ کے پر کنال کے حساب سے۔ یہاں پہ اگر کسی کے 2 3 4 کنال زمین اگر وہ سی روڈ میں چلی جاتی ہے تو سمجھ جانا کہ وہ ایک کنال پہ آتا ہے، وہ گھر سے بے گھر ہو رہا ہے۔ ہمارے جو تحفظات تھے اسی کے اوپر ہے، مگر روڈ جو ابھی آیا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں۔ وہ روڈ کے حوالے سے کوئی تحفظات نہیں ہے، ہم تو ترقی کے لیے خود ویلکم کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ضلع کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روڈ آ جائے، ترقی آ جائے کسی بھی حکومت کے۔ آج اسی حکومت کے لیے ہم رکاوٹیں پیدا کریں گے تو کل وہ ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے، اس کا نقصان لامحالہ جا کے کمیونٹی کو ہوگا، پبلک کو ہوگا، یہاں پہ جو پبلک رہتی ہے۔ تو بہرحال تحفظات اپنی جگہ پہ، مگر جو پریس کانفرنس میں واضح کیے تھے، پریس کانفرنس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کمپنسیشن واضح کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ابھی ان کی جو سروے آگے فنڈر سے ہوتے ہوئے ادھر دماس تک پہنچ چکی ہے، یہ آگے جا کے کراس ہوں گی کتنی زمین وہ ہائر کر رہے ہیں، کتنے فٹ پہ۔ ابھی تو ایک افواہ ہے، کوئی 150 فٹ بتا رہا ہے، کوئی 50 فٹ بتا رہا ہے، کہ ادھر ہم دیکھیں گے کتنی فٹ زمین وہ ہائر کر رہے ہیں۔ ہائر کرنے کے بعد وہ کمپنسیشن کا مرحلہ کس طرح طے کرتے ہیں؟ آیا کیا کمپنسیشن ایڈوانس میں ہی پیمنٹ کریں گے، یا جیسے آج سے پہلے گزر کے اندر 10 8 سالوں سے لوگوں کو کمپنسیشن نہیں ملی ہے، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہم اسی بات کو لا کے تحفظات میں شامل کیے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں بطور صاحب مطلب یہ ہے کہ آپ کا صرف کمپنسیشن کی ابھی تک واضح نہیں ہوئی کہ کس طرح پر کنال جو ہے پبلک کو اور گھروں کے حوالے سے مطلب وہ ادا کی جائے گی۔ آپ کا تحفظات اس طرح کا ہے۔ ندیم صاحب کوئی اس طرح کا کوئی وہ طے ہوا ہے ریٹ کی، مطلب کیا دیں گے لوگوں کو، تاکہ یہ پچھلے دنوں پیپلز پارٹی والوں نے ایک پریس کانفرنس میں اپنے تحفظات کا اظہار کیے تھے کہ مطلب ابھی تک ہمیں کوئی واضح نہیں کیا، تو آپ حکومت میں ہیں، آپ نے کیا طے کیا ہے کہ عوام کو کیا دیں گے؟ دیکھیے جاوید صاحب، جہاں پہ بھی کوئی میگا پروجیکٹ آتا ہے، آپ مثال لے لیں سکردو روڈ یا امر شاہ ڈیم، وہاں پہ گورنمنٹ رولز بنے ہوئے ہیں پہلے سے۔ وہاں اگر آپ کا سرکاری ریٹ طے ہے جو 1 سال سے پرانا نہ ہو تو اسی کے حساب سے پیمنٹ ہوتا ہے۔ لوگوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھ تو شکایت کیے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری ریٹ ہے وہ کم ہے، جبکہ جو پرائیویٹ جو زمین بکتا ہے اس کی ریٹ زیادہ ہے۔ اس کے اوپر ہم نے آپ کو کہا کمیٹی بیٹھی ہے، اس کے اوپر بات کر رہے، ڈپٹی اسپیکر بھی اس میں انوالو ہے، اچھا NHA کے جو ذمہ داران ہیں یہ بھی لگے۔ انشاءاللہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو سنا جائے گا اور ان کے مطابق ہی ہم اس کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ کمپنسیشن کے حوالے سے بختیور شاہ صاحب نے جو کہا کہ پیمنٹ کے حوالے سے 10 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں پیمنٹ کے لیے، بالکل کمپنسیشن کے مد میں 10 ارب روپے جو رکھے ہیں وہ کمپنسیشن ان کو پیمنٹ ہوگی عوام کو، اس کے بعد روڈ کا کام ہوگا۔ یہ ایک چیز کلیئر ہو۔ دوسری بات کہ پیپلز پارٹی والوں نے پریس کانفرنس کیا کہ ہم روڈ کو آنے نہیں دیں گے۔ ایک بات یہ میں ان کو واضح کرنا چاہتا ہوں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس روڈ کو روک سکے۔ یہ جن لوگوں نے بنوایا ہم اس کے شکر گزار ہیں، جن لوگوں نے اس کے اوپر محنت کیا ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں۔ کوئی مائیکا لال اس روڈ کو بننے سے نہیں روک سکتا ہے۔ نہیں، یہ تو آپ کی حکومت نے بنایا ہے، عمران خان نے بنایا ہے، اور کس نے بنایا ہے؟ خان صاحب نے بنایا، اس میں پھر بہت سارے لوگ بھی ملوث ہیں، جس میں فورسٹ کمانڈر صاحب ہیں، ان کی بھی بڑی محنت ہے اس روڈ کو بنوانے میں، تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ مطلب آپ کا کہنا یہ کہ نہیں، بختیور صاحب ندیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں 10 ارب روپے کمپنسیشن قیمت میں رکھے گئے ہیں، لوگوں کو پہلے 1 سال سے جو پہلے کی جو ریٹ ہے، 1 سال کے اندر جو سرکاری جو ریٹ ہے اس کے مطابق کمپنسیشن ادا کی جائے گی، اس کے بعد روڈ پہ کام شروع ہوگا، اور یقیناً جب مارچ میں کام شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے یہ سارے معاملات طے ہوں گے۔ ندیم بھائی کی جو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بے شک روڈ آپ کی طرف سے ہے، یہ روڈ آج جو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل ہی لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کے باتیں کرنے والی کہانی ہے۔ اگر ان کو پتہ ہے تو کئی دفعہ سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، تمام معاملات پہ ایک ہی بات چل رہی ہے، یہ واضح کرے کہ یہ گلگت چترال ایکسپریس ہے
वे है या गिलगित छतराल रोड है, क्या है ये वाज़ा नहीं कर सकते हैं। इनको पता नहीं है, सबाई गवर्नमेंट के इनके वज़रा को पता नहीं है। कोई एक वज़ीर तो बताए कि ये रोड कितने फीट पे जा रहा है, ठीक है। अभी डिप्टी स्पीकर देखे, अभी NHA के दफ्तर इस्लामाबाद में जाकर मैं भी पूछता हूँ तो कोई खबर निकलती है, तो बाहर पब्लिक को ये खबर देना वो बात अलग है। अब देखें इधर गिलगित बल्तिस्तान अभी जो NHA की टीम आई थी ग्रीन प्लस में, इन्होंने प्रोग्राम भी बनाया। मैंने खुद आवाज़ उठाई थी, क्योंकि वो खुद वाज़ा कर रहे हैं कि ये रोड जो बनेगा, अभी उनकी तरफ से भी मैंने खुद सवाल किए थे पब्लिक की तरफ से, वाज़ा नहीं कर सके ये गिलगित छतराल एक्सप्रेस वे है या गिलगित छतराल रोड है, ये क्या है। देखिए ये नदीम साहब से क्लियर करते हैं कि क्यों नदीम साहब ये एक्सप्रेस वे है या गिलगित छतराल रोड है, इनमें फ़र्क क्या है थोड़ा सा। सर इसमें ये फ़र्क है, मैं आपको बताऊँ, ये गिलगित चतराल एक्सप्रेस वे नहीं है, ठीक हो गया। ये एक रूट है गिलगित चतराल रूट, ठीक है। क्योंकि हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। क्यों कि कोई नाराज़ हो या खुश हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अवाम के पास जाना है। ये गिलगित चतराल रूट है, जैसे बख्तौर शाह साहब ने कहा कि ये न फिट है, ये तो अभी NHA इंजीनियर उनका होता है, उनका एक अलग सिस्टम है, आपको पता है। जहाँ भी रूट बनते हैं वहाँ MNA या MPA से तो नहीं पूछ के उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये तो वो उनका इंजीनियर का काम है कि कहाँ पे कितना फुट रखना है, कहाँ पे क्या करना है, शहरी इलाके में क्या करना है, दही इलाकों में क्या करना है, ये तो उनका काम है। चलो इस बात को हमने मान लिया। अगर एक्सप्रेस वे अगर बात में साबित होता है, हम पब्लिक के साथ हैं, अभी पब्लिक के साथ हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा है, हम पब्लिक को देखते हैं, पब्लिक के इश्यूज़ को देखते हैं, हम उसी पे ही आवाज़ उठाते हैं। बात ये है अगर ये एक्सप्रेस वे गिलगित टू छतराल बना तो पब्लिक की डिमांड भी ये होगी, ये इंटरनेशनल रूट है तो इंटरनेशनल कंपनसेशन हमें पेड की जाए। अगर लोकल है, हम भी इनके साथ हैं, अगर लोकल है गिलगित छतराल रूट है तो उसमें तकरीबन 20 फुट 30 फुट 40 फुट तक या 50 फुट तक भी रोड जाएगा। अगर 150 फुट, जैसे भी कल मेरे जनरल सेक्रेटरी ने इस बात को क्लियर किया है, ये 163 फुट या 160 फुट अगर लंबी चौड़ी, वो तो एक छोटी छोटी गाँव यहाँ पे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 फुट के गाँव हैं, वो भी उसी रूट के उसमें जद में आ जाते हैं, वो पार्क होते हैं। अगर क्लियर ये तो है, ये अगर कंपनसेशन के हवाले से अगर ये मसाइल पैदा करेंगे, लोगों को कंपनसेशन एडवांस में नहीं देंगे तो हमारा काम रोड और अदालतें, लोगों को लेके, पब्लिक को लेके हमने रोड पे निकलना है, ये हमारे डन है। दो चीज़ें रोड के हवाले से, अभी नदीम साहब ने भी कहा रोड के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, तरक्की है, रोड आ जाए, रोड के लिए हम भी पहले ही क्लियर किया ना कि मतलब रोड पे काम शुरू होने से पहले कंपनसेशन अदा की जाए, ये तो मामला ख़त्म है। अब आप जो कह रहे हैं एक्सप्रेस वे और फिर आम रूट की बात करते हैं, ठीक है, उसमें कंपनसेशन का कोई डिफरेंस आता है। अगर वो कोई एक्सप्रेस वे बन जाता है तो शायद उसकी रेट्स कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन इस हवाले से नदीम साहब के मुताबिक ये है कि डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट साहब की क़यादत में एक कमेटी बनी हुई है, वो इस पे काम कर रही है। अगर लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो वो कल जाएंगे यहाँ पे, और आप जैसे मतलब दिगर जो अपोजिशन की जमातें हैं तो आप पहले से ही कह रहे हैं कि हम रोड पे आएंगे, और रोड पे आप आ जाएंगे, आपका हक भी है क्योंकि आवाम के लिए आना है, रोड पे आना है। बात ये है रोड, अगर रोड बनने से हम नहीं रोक सकते हैं, उस पर हम खुद भी इकरार करते हैं कि रोड बने। जब तक अगर इस इलाके में तरक्की चाहते हैं तो रोड, कोई भी रोड आता है, कोई भी डेवलपमेंट आती है तो हमने उसी को ऑन करनी है। बात यह है कि उसी रोड के मुताबिक लोगों को बेकार तो नहीं करने हैं, लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों की कंपनसेशन कंप्लीट करें, उसमें क्यों हम आपकी मुखालफत करेंगे। स्टेट जिम्मेदार है और स्टेट उम्मीद है ऐसा नहीं करेगी, जब करेगी तो बाकी पार्टियां अच्छा काम करेंगे कम्युनिटी की। लेकिन नदीम साहब रूट से हट के मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के इंतखाबात हुए कुछ अरसा पहले, क्या मुतमईन है आपकी पार्टी के जो सीनियर लोग थे, जिस तरह आप लोग कह रहे थे कि आप भी शायद कौंसिल में आप आ जाएंगे, आप समेत दर्जनों जो लोग थे, जो नज़रियाती लोग थे, वो रह गए हैं, आप क्या समझते हैं, क्या ये फेयर हो गए टिकट जो जारी हुए थे, आप मुतमईन हैं? इसमें जो जेन्युइन इशू जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस्माइली कम्युनिटी को इस फर्म से दूर रखा गया, मेरा ये तहफ़्फ़ुज़ात है कौंसिल से, उसमें हर मसलक को नुमाइंदगी देनी चाहिए, ये CM साहब की ज़िम्मेदारी थी। और रही बात दूसरी, हमारे जो मेंबर थे गेज़र से 3 मेंबर हैं, 2 तो मेरे ख्याल में, एक तो हमारे PTI का ही था जिसने दियामर के लिए वोट कास्ट किया, अपना जो हुकूमती नुमाइंदा है हमारा,
ایڈوکیٹ نذیر. اس کے بعد غلام محمد صاحب ہے PMLN سے, اس نے بھی ووٹ دیامر میں ہی کاسٹ کیا. اس کے بعد رہتے ہیں ناجی صاحب, اس نے ضلع گیزر کو ووٹ دیا محمد ایوب شاہ صاحب کو, آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے کونسل میں. خیر انہوں نے اچھا کیا کہ اپنی ساکھ کو بچایا. لوگوں کے سوالات تھے, یہ تحفظات ابھی بہت زیادہ بڑھیں گی آنے والے وقتوں میں. آپ دیکھیں گے پارٹی کے اندر اور بہت مضبوط لوگ ہیں, صرف نذیر ایڈوکیٹ یا دلشاد بانو کرنیل عبید کے علاوہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, ابھی لگے ہیں انشاءاللہ. ہم نے تحفظات CM صاحب تک پہنچائے, انشاءاللہ عمران خان صاحب تک یہ پہنچی ہے. تب تو سارے معاملات الٹے پلٹے ہو گئے پورے پاکستان میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹکٹوں کی تقسیم کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں. ہمیں دیوار سے لگایا نہیں, یہ تو آپ کی PTI نے لگایا نا, آپ PTI کی بات کریں نا. ادروائز تو یہ ہے کہ کونسل میں ایوب شاہ جو ہے نا وہ اسماعیلی ہے, بہترین ایک نمائندگی تو ہے, لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ PTI کی جو صوبائی قیادت ہے انہوں نے کونسل کے ٹکٹ جو ایشو کر رہی تھی اس میں مسئلے کی بنیاد پہ جو ہے آپ کو نظر انداز کیا. یہاں ایوب شاہ صاحب تو اس طرح ہے نا سر, وہ اپوزیشن میں ہے نا, حکومت کے اندر تو نہیں. حکومت نے جو 4 ٹکٹ جو تقسیم کی اس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ تو اپوزیشن نے, پیپلز پارٹی نے اس کو ٹکٹ دیا ہے. یہ تو حکومتی. کیا آپ نے اس حوالے سے کوئی آپ کے وفاقی قیادت سے کوئی بات کی ہے؟ بالکل کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو رزلٹ نظر آئے گا. اور یہ جو 3 جو ہمارے ممبر ہے, اس میں سے میں ایک چیز واضح کروں, کرنیل عبید ہے ہنزا سے, دلشاد بانو ہے ہنزا سے 2, نذیر صاحب ہے 3. یہ تینوں نے عبد الرحمن کو ووٹ کاسٹ کیا. اس کو ٹکٹ دینے والا تو گنڈاپور صاحب ہے, وہ کیسے دیا یہ تو اب وہ جانے اور گنڈاپور صاحب جانے. ان کی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے لے جا کے دیامر والوں کو ووٹ دیا, یہ بتائے مجھے. پہلی بات پارٹی نے ٹکٹ وہ تو سیاست ہے, وہ کسی کو بھی دے سکتا. دلشاد بانو اور کرنیل عبید نے یقین دہانی کیا لکھ کے دیا تھا راجہ شہباز کو کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے, اس کے باوجود نہیں دیا. لیکن انہوں نے تو دیامر والوں کو بھی نہیں دیا. انہوں نے کیس کیا ہے کہ ہمارے پیسے لیا اور ہم پیسے واپس نہیں کر رہے. والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ منظر عام پائیں گے. جاوید بھائی, ندیم بھائی کی بات کو دیکھیں, ایک ہی چیز ہے. پیپلز پارٹی نے, اب دیکھیں یہ کوئی سلیکٹڈ نہیں ہے. پیپلز پارٹی یہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. بات یہ ہے کہ جلد بلسان میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے. گیزر میں گورنر دیکھیں, 4 منسٹریوں دیکھیں, اس کے بعد پارلیمانی سیکریٹریز دیکھیں. آپ خواتین سیٹ تک گیزر کو نظر انداز انہوں نے نہیں کیا تھا. ابھی ہم مایوس ہو رہے تھے, شاید ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ گیزر سے ایک بھی سیٹ نہیں گئی ہے, ابھی ہمیں نظر انداز کریں گے. پھر بھی پیپلز پارٹی کے یہ احسانات ہیں, بلاول صاحب کی احسان ہے, آگے ہمارے امجد صاحب کے احسان ہے. سمجھ لو کہ گیزر کے اوپر انہوں نے کونسل کا ٹکٹ سیدھے لا کر ایوب صاحب کو دے دیا. اب دیکھیں ایوب صاحب پہ ہماری طرح ایک فٹ پاتھ کا آدمی ہے, وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے, جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے. آج بھی وہی بندہ, پارٹی نے سمجھ لو اس کی جو خدمات تھے اس کو نظر انداز نہیں کیا ہے. جمہوریت الگ ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ان کی پارٹی ہی کہاں ہے. اب پارٹی کے اندر اوپر سے گنڈاپور ادھر آتا ہے الیکشن میں. اب وہ تو ادھر کھلا عام بازار لگا کے بیٹھا ہوا تھا, جو پیسے دے دے وہ ٹکٹ لے لے, جو پیسے دے دے عہدہ لے لے. ندیم صاحب نے کچھ دن پہلے اپنے انٹرویو میں خود کہا تھا کہ مجھے پیسوں کا آفر کیا تھا. اب دیکھیں یہ اس طرح کی پارٹی نہیں ہے, تو ایک NGO ٹائپ کی ہے, نوکری دے رہے ہیں. اب جو بھی بے روزگار سامنے آتے ہیں تو ان کو نوکری دے کے ان کا منہ بند کروایا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے, اب صابر جو ہے ان کا ایک درنا کارکن تھا. صابر جب اصولاً دیکھا جائے تو اسی کا بھی حق تھا یہ, اگر کونسل کا ٹکٹ. جب لاسٹ میں ایک بندہ اسپتال پہ پہنچتا ہے, قبر تک پہنچتا ہے جا کر, پھر وہاں جا کر اس کو عہدے دیے جاتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا یہ رول یہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنے کارکن کو, جیسے امجد صاحب نے کہا تھا, پیپلز پارٹی اپنے کارکن کو زمین سے آسمان پہ پہنچاتی ہے, PTI آسمان سے لا کے قبر تک پہنچاتی ہے. دیکھیں آپ نے ایک بات کہی نا کہ پیپلز پارٹی نے گورنر, وزراء, پارلیمانی سیکریٹری, اس وقت 3 سیٹیں بھی تو گیزر کے لوگوں نے دیے تھے. پیپلز پارٹی ہے نہیں, دیکھو اس کے بعد کیوں نہیں, اس کے بعد اب کیوں نہیں ہے نا. اب مثال کے طور پر اب پیپلز پارٹی گیزر میں ہر لائن پہ دوسرے نمبر پہ ہے,
लोग चाहते हैं, अब ये गवर्नमेंट इनकी नहीं है, अब मिसाल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, तो ये तो आप भी जानते हैं जिसकी पार्टी वफाक में होती है इधर लोग एक तस्वुर के तौर पे वहाँ पे जाते हैं। मगर आज भी लोगों की मोहब्बत देखो, आज लोगों की खुलूस देखे, आज भी लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पीपल्स पार्टी के पीछे आते हैं, आज भी इश्यूज़ को लेके पीपल्स पार्टी के पीछे भागते हैं। और कौन सा प्लेटफॉर्म है हमें दिखाया ना, पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उनको लेके आगे बात करने के लिए कौन सा इनके पास प्लेटफॉर्म है। अब हर इनका एक ही चीज़ में जावेद भाई, अब मिसाल का 1 साल कंप्लीट हुआ, गेज़र में या गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ बातों के अलावा कोई काम दिखाए ना, प्रैक्टिकली इनका ज़मीन पे 1% काम दिखाए, सिर्फ बातें हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं है। अभी इनका बिल्कुल देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी इनका 1% नहीं मानती है। अब ब्यूरोक्रेसी मानती है तो इनके यहाँ पे दुनिया के यार, अब ये एक दिन में अपनी असेंबली में तमाम ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने थ्रेट किया था कि आप असेंबली में आकर जवाब दें। क्या एक भी सेक्रेटरी आया इनके पास? नहीं आया। बात ये है, इसका मतलब ये है गिलगित बल्तिस्तान में ब्यूरोक्रेसी मजबूत है, ये जमहूरी अंदाज से नहीं आए हैं, ये सिलेक्टेड होकर आए हैं। उनको पता भी है कि अभी इनके नीचे वैसे भी तो पार्टी लटखटा रही है, आजकल में है, अब तो आखिरी जनाजे पे आई है। नदीम साहब, क्या नज़रियाती कारकुनों के गिले ख़त्म हो गए वज़ीर आला से और सूबाई हुकूमत से? और पिछले दिनों हमने सुना कि आपके एक सीनियर कारकुन को जो है ना वज़ीर आला की तरफ से कुछ कहा गया, और वो आपको पता है? बिल्कुल पता है। अपना बख्तियार शाह साहब का उसका जवाब दे दूँ मैं, जो बख्तियार शाह साहब ने कहा कि हमारे दौर में कारकुन को आसमान पर उठाते हैं। आपका दौर भी हमने देखा है, करप्शन का बाज़ार इतना गर्म था कि लोग शापरे लेके फिर रहे थे कि नौकरी बिक रहे थे, नौकर बिक रहे थे, लोग बिक रहे थे, स्कीमें बिक रही थी, ठीक है ना। आप उसको भी देखें, आपका दौर भी हमने देखा है, बिल्कुल करीब से देखा है। अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि आपका साबिक मिनिस्टर ये उस पर चिल्ला के कह रहा था बेरोज़गारी बढ़ गई। बढ़ेगी ना, बेरोज़गारी कैसे नहीं बढ़ेगी? आप अनपढ़ों और जाहिलों और जाली डिग्रू को ला के आप टीचर लगाएंगे तो अफलातून तो पैदा नहीं होंगे ना, बेरोज़गार ही पैदा होंगे। ये चीज़ें हैं। देखें, करप्शन जितना पीपल्स पार्टी के दौर में अब तो नहीं है। और दूसरी बात, सर ने कहा कि 1 साल में हमने कुछ क्या डेवलप आई है ज़िला गेज़र में या GB के अंदर। 86 करोड़ रुपए तालीम के ऊपर आए, अगर नहीं आए तो आप पता कर लें, अपग्रेडेशन के लिए आप देख लें। 19 करोड़ रुपए आपके DHQ हॉस्पिटल में लगा, सिर्फ गाकुच में, आप पता कर लें अगर मैं झूठ बोलता। कागज़ी 1 अरब 27 करोड़ के मंसूबे हमने लगाने हैं। अभी हम ADP आखिरी मराहिल में ADP चली गई, आपको पता, वापसी में आएंगे, टेंडर के मराहिल से भी ये गुजरेंगे। नहीं, अभी ठेकेदारों की आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी के 45 साल दौर में 1 अरब रुपए के करीब काम हो गए। आप बोले मैं सियासत से मैं वाज़ह करना चाह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के दौर में हर बंदा कह रहा है कि नौकरियाँ बिकी है। हाँ, किसी से अगर पैसे लिया है तो अब लेके आ जाओ, एक बंदा भी सामने आ जाओ, मैं खुद FIR करवाने के लिए आपके साथ हूँ। क्योंकि अब सिर्फ बातें तो अलग है ना, अब कोई बंदा सामने तो आ जाए, भाई इसने मुझे पैसे लिया है 3 लाख रुपये, मुझे नौकरी दिया, मैं उसी की वजह से मैं नौकरी पे लगा हूँ, एक बंदा तो सामने लेके आ जाओ। अब रोड के ऊपर देखिए बातें। अभी दूसरी बात, नदीम साहब ने कहा है कि डेवलपमेंट में इतने पैसे आ गए, किधर है? आप DHQ हॉस्पिटल में जाके देखो ना, वहाँ पे अभी फर्स्ट एड की दवाइयाँ नहीं मिल रही है, लोग आगे दरफदर हो रहे हैं। सिर्फ ये पुरानी जो बिल्डिंगें उनकी बनी हुई है, ऑपरेशन थिएटर रन करे यार। अब जाके दावे कर रहे हैं गिलगित में हमने ये किया वो किया, सिर्फ गाहकूज में आप ऑपरेशन थिएटर रन करके दिखाओ ना। अभी क्यों नहीं होता है? चलास में ऑपरेशन थिएटर रन होता है, सिकरदू में होता है, आपके गिलगित में हर दूसरे दिन। अब गेज़र में क्यों रन नहीं हो रहा है? सिर्फ हम आपसे यही डिमांड कर रहे हैं। कहीं आपने देखा होगा, कई लोगों को यहाँ से गिलगित जाते हुए रास्ते में उनकी समझ लो कि ज़िंदगी से अपने हाथ धो बैठे, वहाँ तक नहीं पहुँच सके हम। आज क्यों ऑपरेशन थिएटर भी रन है आज? और तो छोड़, यहाँ DHQ हॉस्पिटल में तनख्वाह, गेज़र से तनख्वाह लेने वाले डॉक्टरों को आप ट्रांसफ़र करवा के दिखाओ। आपके जो मौजूदा मेंबरान हैं उनकी एक SP को ट्रांसफ़र, एक SHO को ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं, यह हमें पता है। उनकी नहीं चलती है कुछ भी, कोई एक परसेंट इनकी कोई बात नहीं मानी जाती है। सिर्फ और सिर्फ इनका मेंबर आता है, आके फिर फंडर या ग्रुप से इधर आके सिर्फ सोशल मीडिया में बातों के अलावा 1% काम दिखाया ना। 1% काम कोई अगर सामने लाए, अगर इनके मेंबर के ऊपर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनके अपने कारकुन चुप क्यों होते हैं?
कारकुन डिफेंड क्यों नहीं करते हैं अपने मेंबर का? नहीं करते हैं। कोई और टीम आके बीच में आके उनकी दिफा कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर एक पर्सन भी अगर इन्होंने काम किया, प्रैक्टिकली दिखाया है ना, पीपल्स पार्टी ने प्रैक्टिकली दिखाया, नौकरियां लाई हैं तो आपको दिया है। अभी सिर्फ बातें तो अलग चीज़ है, कोई बातें करने वाला तो यार जितना भी, यानी आप जितने भी तरक्की करो, कोई बंदा खुश नहीं होता है। हर बंदा अपने ज़ाती मकसद के लिए आवाज़ उठाता है। जी सर, आपने कहा था कि आपके जो नज़रियाती कारकुन हैं उनको दीवार से लगाया, बिल्कुल दीवार से लगाया गया है। आप कोऑर्डिनेटर्स में देखे, पैराशूटरों को लाके इन्होंने इक़्तिदार में बैठाया, बिल्कुल मुझ समेत। हम और इनमें तो यही फ़र्क है, गलत को हम गलत कहेंगे, क्योंकि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। इमरान खान ने मुझे ये कहा, जहाँ पे गलत होता है नज़ीर नहीं, सीएम नाराज़ हो मुझसे, मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है, सीएम खुश हो या नाराज़ हो। जहाँ पे गलत होगा बख्तवर शाह साहब, हम वहाँ पे कहेंगे नज़ीर भी गलत है, सीएम भी गलत है। इमरान खान साहब अगर गलत करता है तो हम कहेंगे कि आप गलत है। दूसरी बात, आपका जो सवाल था नज़रियाती कारकुन, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दूंगा सर। उस दिन एक प्रोग्राम था GB के अंदर, वो प्रोग्राम का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो मुक़द्दस प्रोग्राम था। वहाँ पे हमारे एक गज़र के बहुत ही नज़रियाती और चलते फिरते कारकुन, जो भी हो कारकुन है, पुराना आदमी था, मीर नवाज साहब, वो उस प्रोग्राम में बेचारे सीएम साहब के सामने आ गए, तो सीएम साहब ने उसको गलत ट्यून इस्तेमाल किया बहुत ज़्यादा। कारकुन इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। सीएम साहब, अगर आप कारकुन को इज़्ज़त देंगे आपको इज़्ज़त मिलेगी, वो अदरवाइज़ आप इसका तवक्को मत रखें कि हर एक कोई मीर नवाज़ की तरह होगा, आप जो मुँह में आए बोलेंगे और खामोश रहेगा। बिल्कुल हमें दीवार से लगाया गया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह मार्च अप्रैल तक बड़ी तब्दीली आने वाली है, और हम अकेले नहीं, हमारे साथ 6-7 मिनिस्टर राब्ते में हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में। तो इसका मतलब ये हुकूमत के खिलाफ आप फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे, अच्छी हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। अवाम से भी मार्च अप्रैल जहाँ पे मेरी हुकूमत बालादस्ती होगी अभी ये वैसे भी हुकूमत अभी जाने की मोड में है। हालात आप देख रहे हैं नेशनल चैनलों पर। बहुत शार्ट अल्फाज में कि आपने पहले तो बहुत सारी तनकीद की PTI की हुकूमत, और ख़ास तौर पे आपने मेंबर के हवाले से भी कहा। तो PTI ने तो दावा करके आई थी कि मतलब हम मेरिट को फॉलो करेंगे, हम जो है ना डेवलपमेंट काम कराएंगे, हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, अस्पतालों में इलाज होगी। अब तक गज़र में क्या तब्दीली देगा? समझ लो एक खोखला सा नारा था, जिस नारे से आए थे उसी नारे से ही ये वापस जाने वाले हैं। अभी देख, अभी आप खुद नेशनल टीवी में देख रहे हैं कि इनके दायरे तंग होते गए हैं। अभी इनकी हुकूमत ही नहीं बचने वाली है। अब गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। समझ लो 1 साल से इन्होंने एक ही नारा लेके आए थे, मेरिट। आज वो कहाँ है? मेरिट किधर है? इनकी बात कहीं पे भी नहीं मानी जाती है। अब वो बातें करते करते इनका मेंबर, अब मुझे एक बात पे ये काफ़ी मुझे अफसोस भी हो रहा है, मेंबर ने वोट लिया है गज़र से। मेंबर महीने में एक दफ़ा भी कुछ नहीं आता है, आपके हल्के में नहीं आता है ना। आप देखें ना, आगे फिर यहाँ पे होटल में 3-4 लड़कों के साथ सोशल मीडिया में आने से फ़र्क नहीं पड़ता है। पब्लिक किस वक्त परेशान है, मेंबर कहाँ है, मेंबर ढूंढ रही है, मेंबर उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो कहाँ बैठा हुआ है, उसके दावे कहाँ हैं? लोगों को नौकरियां देने की बातें हो रही थी, लोगों को डेवलपमेंट पे दुनिया के वो दिखावे हो रहे थे, कहाँ है? सिर्फ कागज़ी कार्रवाई, सिर्फ झूठी वादों के अलावा कोई काम सामने नहीं आ रहा है। अब मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनके पास अगर अब भी वक्त है और तो कुछ भी नहीं करें। हम बार बार ये इसी बात पे ऊपर आ रहे थे कि इधर से गाहकुश से, खासकर हेडक्वार्टर से कोई नुमाइंदा आ जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल पड़े हुए हैं, कोई मसाइल हल करेगा। मगर हमारा एक ही मुतालिबा था कि DHQ हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर रन करके दिखाएं। अब तक ऑपरेशन थिएटर रन नहीं हो रहा है, डॉक्टर नहीं है। अभी हज़ारों रुपये खर्चा करके लोग बीमार होते हैं तो गिलगित में जाके, फिर वहाँ से पेंडी में जाके इलाज करवाते हैं। कहाँ है मुझे बताएं ना, एजुकेशन है ना। ये तो बातें तो मैं भी सुन रहा हूँ, प्रैक्टिकली दिखाया है ना। अगर 5 रुपये भी आए हैं तो प्रैक्टिकली दिखाया। तो शाह साहब 1 मिनट टाइम, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा, आपको नज़र नहीं आ रहा, वो बात अलग है। देखिए 35 सालों में आपने क्या किया? क्यों नहीं बनाया DHQ को? क्यों नहीं हॉस्पिटलों का निज़ाम दुरुस्त किया? क्यों नहीं? देखो बिल्डिंग DHQ हॉस्पिटल ही पीपल्स पार्टी के दौर में बनी है। 1 मिनट सर, पीपल्स पार्टी के दौर में बनी है DHQ हॉस्पिटल। लेके 5 ग्रेड तक इन्होंने 6000 मुलाजिमों को लगाया। टीचर को क्यों नहीं भर्ती किया? ज़रूरत हमें थे टीचर। अच्छा, सेहत के अंदर हमें लोगों की ज़रूरत थी जिसमें LHB से, वो उनको नहीं लगा कि इन्होंने सारे ड्राइवर भर्ती कर दिए। जावेद भाई आज भी और आपको तब्दीली नजर आ रही है।
آج آپ بھی انشاءاللہ ایک دیکھیں گے۔ ان پڑھ چوکیدار جا کے کسی ڈپارٹمنٹ کا کلرک بن سکتا ہے۔ ان پہ یہ تو ہم آپ نے کی خود آواز مہربانی اٹھائی، ہے، میں نے آپ کی ہم مہربانی نے ہے آواز اٹھائی تھی، کہ آپ کہاں کے گیا آپ چوکیدار کا ابھی میرٹ؟ کلرک بنے، ڈاکٹر بنے ہیں، آپ کا چوکیدار میرٹ، آپ کا میرٹ کی بات کر رہے تھے، کہاں گیا؟ ڈاکٹر بنے نہیں ابھی بنا رہا ہے، ابھی بنا ہوا ہے، کچھ دن پہلے میں نے آواز اٹھائی، خبر چلائی تھی، میں ثابت کروں گا، ثابت کرے نا، کہ ثابت کر کے آپ ہاں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، اگر ثابت کرتے ہو ٹھیک ہے، غلط چیز کو ہمیں بھی غلط کہنا چاہیے، مگر بات یہ ہے آج بھی آپ کے دور میں آج بھی چوکیدار کلرک بن رہا ہے۔ آواز ہم نے اٹھائی، کچھ دن پہلے ہی آواز اٹھائی تھی، میرٹ کہاں گیا؟ میرٹ پہ باتیں کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب بھی کوئی غلط کام کریں گے تو ہم نشاندہی کریں گے۔ یہ جو مہنگائی پاکستان میں ہو رہی ہے، عام آدمی بالکل پیس رہا ہے، میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، کیا یہ واقعی عمران خان کی غلطی ہے یا کسی اور کی غلطی ہے؟ اب پوری دنیا یہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے متاثر ہے، جس میں پاکستان کی معیشت بھی آپ کو پتہ ہے۔ اب میں چائنا سے میں کاروبار کرتا ہوں، وہاں میں جاتا ہوں، وہاں کے حالت بھی اس سے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں ہم، بالکل ہمیں احساس ہے کہ مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، بالکل ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم دودھ کے نہریں بہا رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، عوام بہت مشکلات میں، اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ پی کے حکومت میں جو مین وجہ جو بنی وہ مہنگائی، ٹھیک ہے نا، اس پہ ہم بالکل کہتے ہیں، اس پہ نظیر ناراض ہو یا جا کے اسی ناراض ہو، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، ہم اس طرح اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے جس طرح یہ دوسری پارٹی والا کرتا ہے، نون والا ہے، کہیں گے جو اگر غلط کرتا ہے تو بھی کہتا ہے یہ ٹھیک کرتا ہے، ہم مورن میں تو یہ فرق ہے، ہم غلط کو غلط کہیں گے، آپ نے کہا ممبر آتا ہے کسی سے نہیں ملتا ہے، کام نہیں کرتا ہے تو غلط ہے، ہم اس کے سامنے بھی کہیں گے، میڈیا پہ بھی کہیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی کہیں گے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ شکریہ ندیم صاحب آپ کا اور بختیور صاحب آپ کا، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا۔ ناظرین، ہم نے اس پروگرام میں پاکستان مسلم لیگ نون ضلع گیزر کے صدر ڈاکٹر محمد مستان کو بھی مدعو کیے تھے، لیکن وہ اپنے کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس پروگرام میں نہیں آ سکا، اور آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام، امید ہے ہمیں اچھی سی فیڈ بیک آپ دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔